चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का नया टॉपिक में। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट एवं तापमान। ठीक है, सिंपल समझो कि सूर्य से जो सौर विकिरण निकलता है उससे जो ताप है उसको सूर्य ताप कहते हैं। उससे जो ऊष्मा प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं? सूर्य ऊष्मा। उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है सौर ऊर्जा, ये है ना। इसको समझो, इसको तीन भागों में समझो। सूर्य से जो निकलता है सौर विकिरण, इसको समझो। सौर विकिरण तीन रूप में। सौर विकिरण से ताप हम लोग कहते हैं ऊर्जा ताप, इससे ऊष्मा तो सौर ऊष्मा कहलाता है। ऐसे ऊर्जा तो क्या कहलाता है? सौरिक ऊर्जा। कभी किताब में ही मिलेगा, घबराना नहीं है। सूर्य से जो निकलता है किरणें उसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। उस सौर विकिरण में तीन रूप होता है। एक ताप होता है, एक ऊष्मा होता है, एक ऊर्जा होता है। क्लियर हुआ? या अभी नहीं क्लियर हुआ? सूर्य का जो अभी सौर विकिरण अभी दिख रहा है उसमें तीन चीजें हैं। एक ताप भी है, एक ऊष्मा भी है और एक ऊर्जा भी है। तो ताप को ऊर्जा ताप कहते हैं, ऊष्मा को सौर ऊष्मा, ऊर्जा को सौर ऊर्जा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब लिए हैं पृथ्वी, लिए पृथ्वी है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ना। उसके बाद धरातल, धरातल को हम लोग कटिबंध में मापते हैं। धरातल को किसमें? कटिबंध में। उसके बाद वायुमंडल है, उसके बाद बादल है, उसके बाद धूलकण है, उसके बाद अंतरिक्ष। इतने हैं ना। अब ये सूर्य, इस सबको क्या क्या करता है आप समझो। सूर्य से जो सौर विकिरण प्रसारित होता है तो पृथ्वी कितना परसेंट ऊर्जा ग्रहण करता है सूर्य से? 51%। पृथ्वी सूर्य से कितना परसेंट ऊर्जा ग्रहण करता है? 51%। अब देखो यहाँ से सूर्य से जो सौर विकिरण निकला वो किस रूप में है? दीर्घ तरंगे या लघु तरंग दैर्घ्य? लघु तरंग दैर्घ्य। सौर विकिरण ऊर्जा, सूर्य से जो सौर विकिरण है सौर विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और सौर विकिरण ऊर्जा जब लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है तब वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लघु सौर विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में रहेगा तब वह क्या कहलाएगा? सूर्य ताप कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब सूर्य ताप पृथ्वी पे क्या क्या करता है? अगर एक अक्षांश में स्थित, अब एटलस में देख लेना, एक अक्षांश पर स्थित महाद्वीप भी है और महासागर है। ठीक है, एक अक्षांश पे महाद्वीप भी है और महासागर भी है, तब क्या होगा? तब वहां सूर्य तब का स्थिति क्या होगा? महाद्वीप में सूर्य तब क्या होगा और महासागर में? क्लियर हो गया ना? एक अक्षांश में महाद्वीप भी स्थित है और महासागर भी स्थित है, तो महाद्वीप में सूर्य का ताप अधिक होगा और महासागर का ताप। यहाँ क्लियर हो गया ना? अब चलो आगे पृथ्वी का स्थिति। अब पृथ्वी पर ही अगर हम सूर्य का ताप लेते हैं तो सबसे अधिक सूर्य ताप कहाँ है? करता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में, इसका मतलब है भारत का थार मरुस्थल और अफ्रीका का सहारा मरुस्थल इस कटिबंध में है। उपोष्ण कटिबंधीय, भारत भी कुछ उपोष्ण में है ना, उसको उपोष्ण कोष्ण कहते हैं, पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखें। कारण क्या कारण है? उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल में सूर्य का ताप अधिक पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है मेघाच्छादन का, वहां मेघ कम बनता। तो मेघ कम, देखो सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो तापमान है वो पृथ्वी पर आने में कई चीजें रोकती है। बादल भी रोकने का काम करता है, ओजोन गैस भी काम करता है। तो मरुस्थल क्षेत्र में मेघ कम बनता है, इसलिए मरुस्थल क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य का ताप पाया जाता है। इसलिए अगर आप थार मरुस्थल जाइएगा राजस्थान में, खूब तापमान वहां नजर आएगा।
इसका क्या कारण है? मेघाच्छादन का, अब क्लियर हो गया ना? सारा मरुस्थल में या ठार मरुस्थल में सूर्य का ताप अधिक है, इसका मूल कारण क्या है? मेघाच्छादन का कम पाया जाना। क्लियर है ना? वर्षा कम क्यों होता है, बीपीएससी पूछ चुका। आप पूछेगा वहां मेघाच्छादन कम क्यों पाया जाता है, यानी सूर्य ताप अधिक क्यों, तो क्या मारोगे? मेघाच्छादन का कम पाया। क्लियर हो गया ना? और सबसे अधिक सूर्य का ताप कहाँ का, किस कटिबंध में होता है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। अब आप सूर्य का आप लेते हैं ध्रुव पर। सूर्य का ताप ध्रुव पर कितना वाट होता है? 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर ध्रुव पर सूर्य का ताप। अब धरातल में आते हैं तो उष्ण कटिबंध में सूर्य का ताप कितना होता है? उष्ण कटिबंध में 320 स्वाभाविक है। यहाँ पे सबसे अधिक होगा उपोष्ण में, यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र में। अब आप वायुमंडल में लेते हैं तो सौर विकिरण जो है, वायुमंडल जो है सौर विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना % भाग ग्रहण करता है? कितना? 14%। वायुमंडल जो है सौर विकिरण से जो ऊर्जा निकलती है कितना % ग्रहण करता है? 14%। अब ये वायुमंडल का बाहरी सीमा है, बाहरी सीमा बाहर वाला। तो यहाँ पर ऊष्मा कितना, वायुमंडल के बाहरी सीमा पर ऊष्मा कितना सूर्य से प्राप्त होता है? 1.94 कैलोरी। पूछेगा कि वायुमंडल के बाहरी सीमा पर सूर्य की ऊष्मा कितना कैलोरी प्राप्त होता है? 1.94 कैलोरी। अब बादल लेते हैं, सौर विकिरण आया तो बादल में से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चल जाता है? सौर विकिरण ध्रुवकण से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चल जाता है? परावर्तित का मतलब है रिफ्लेक्ट होना। सौर विकिरण बादल के सतह से कुछ नीचे आता है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चल जाता है? अंतरिक्ष में। ठीक उसी प्रकार सौर विकिरण ध्रुवकण पर पड़ता है, ध्रुवकण से कुछ अंश हमारे पृथ्वी पे आता है और कुछ अंश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चल जाता है? अंतरिक्ष में। क्लियर हुआ ना? तो पूछेगा कि बादल, सौर विकिरण बादल की सतह से परावर्तित होकर पहुंचता है अंतरिक्ष में, आकाशगंगा में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। क्या मानोगे? अंतरिक्ष में। अब आप वायुमंडल में पूर्ण मेघाच्छादन होता है। वायुमंडल पूर्ण मेघाच्छादन कहाँ होता है? वायुमंडल में। तो पूर्ण मेघाच्छादन का वायुमंडल में कारण क्या है? पूर्ण मेघाच्छादन का कारण क्या है? पूछेगा पूर्ण मेघाच्छादन का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य के प्रकाश में क्या कमी होना, और सूर्य के प्रकाश में कमी होना पूर्ण मेघाच्छादन। और सूर्य का प्रकाश में कमी का कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश का परावर्तन। पूछेगा कि वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश में कमी आ जाता है, इसका कारण क्या है? या पूछेगा कि बादल की सतह के कारण सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी पर कमी आ जाती है, इसका कारण क्या है? या पूछेगा सूर्य का प्रकाश का धूलकण के कारण पृथ्वी पर कमी आ जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका एक शब्द का मिला के ये कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश का परावर्तन, ना कि अवशोषण। ऑप्शन में परावर्तन भी रहेगा और अवशोषण रहेगा। क्या मानोगे? परावर्तन। क्लियर हो गया? यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कमी का क्या क्या कारण है? वायुमंडल का होना, बादल का होना, धूलकण का होना। ठीक है? और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की कमी से क्या बनता है? क्या बनता है? कहाँ तुम खोया है? कौन दुनिया में? पूर्ण मेघाच्छादन कम खो। ठीक है, चलो लिखो। हम आगे देखते हैं सूर्य का तापमान का वितरण देखते हैं। सूर्य तप जिसको कहते हैं, कहाँ कैसे वितरण है? विषमता होता है। सूर्य का तापमान में हमेशा विषमता होता है, एक समान नहीं होता। वायुमंडल में अलग अलग होता है, आप देखे हुए छह मंडल, सप्तम मंडल सब अलग अलग है ना। ठीक उसी प्रकार क्षेत्र या स्थान में भी अलग होता है। महाद्वीपीय में, महासागरीय में देखा था ना, बताए थे ना।
फिर काल, समय और दिन में भी अंतर होता है। इस वर्ष तापमान अधिक हुआ, पिछले वर्ष हो सकता है कम रहा होगा, आज तापमान अधिक है, कल कम हो सकता है, 12 बजे तापमान कम है, 1 बजे अधिक हो सकता है। क्लियर है ना? तो हमेशा सूर्य का तापमान में विषमता होती है, चाहे वायुमंडल के आधार पे, क्षेत्रीय स्थान के आधार पे, काल या समय या दिन के आधार पे। क्लियर हो गया ना? एक समान नहीं होता। सूर्य ताप में परिवर्तन देखो कैसे है। कमी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य का ताप में हमेशा क्या होता है? कमी होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। ध्रुव मुस्कुरा रहे हो क्यों? क्या मुस्कुराहट की क्या बात है? कुछ बातें तो जरूर होगा। हाँ, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना। ऊपर जब जाओगे विषुवत रेखा से तो ध्रुव की ओर, ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुव की ओर। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव भी, ध्रुव यहाँ लिखे मतलब दोनों ध्रुव, दक्षिणी भी और उत्तरी, दोनों ध्रुव की ओर आप जाएंगे तो सूर्य के तापमान में क्या होगा? क्या होगा? कमी होगा। और ध्रुव से विषुवत की ओर आएंगे तो सूर्य के तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। अधिक होगा ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अभी इधर से पढ़ा दिया तो उधर से पूछ दिया तो कमी मत मारना। अगर हम समझ लो ये ध्रुव है ना, समझाएंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ क्या है? जो यदि विषुवत ही है ना, ठीक है, विषुवत रेखा, इधर जाओगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा ना। इधर जाओगे तो तापमान क्या होगा? कम। और इधर से यहाँ आओगे तो क्या होगा? अधिक। फिर इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? तापमान क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? चलो, परिवर्तन। अब हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन समय के आधार पे। 4 जुलाई को क्या कहलाता है? और 3 जनवरी को क्या कहलाता है? 3 जनवरी को उपसोर। तो बताओ अपसोर में तापमान क्या होगा? अधिक या कम? क्या होगा? अधिक होगा। अपसोर हमेशा अधिक को बताता है और उपसोर हमेशा। क्लियर हुआ ना? 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति होती है, यहाँ सूर्य का तापमान अधिक होता है। 3 जनवरी उपसोर की स्थिति बनती है और तापमान कम होता है। उपसोर किसको कहते हैं? सूर्य बहुत दूर चल जाता है और सूर्य यहाँ क्या आ जाता है? अपसोर में, अपसोर में सूर्य दूर चल जाता है। मतलब ऊपर, और उपसोर का मतलब नजदीक। तो नजदीक होगा तो सूर्य का तापमान कम कैसे होगा? हाँ, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया ना? चलो, मास्टर है तुम सुधार। ऋतु यानी छिपी हुई, इसको क्या बोलते हैं? छिपी हुई प्रतिभा। तुम छिपी हुई प्रतिभा, कम बोलती हो, कम लेकिन सटीक बोलती हो। ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान और शीत ऋतु में कम। सूर्य तप का वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन कारक है जो सूर्य के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? कौन कौन कारक है? पहला कारक पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा कारक यानी कारण जिसको बोलते हैं सूर्य की किरणें का नतिकोण अर्थात झुकाव होना। तीसरा दिन की अवधि। चौथा वायुमंडल की पारदर्शिता या पारगम्यता। चौथा सॉरी। पांचवा स्थल विन्यास। उसके बाद छठा होगा तो सातवां पृथ्वी का सूर्य की दूरी और सौर कलम की संख्या। ये रट लेगा।
कभी क्या करेगा, इसका परिभाषा या कुछ ना कुछ के दे देगा, प्रश्न ये बना देगा और ये क्या करेगा, ऑप्शन या एक इसमें लिख देगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना होता है, दिन का बड़ा या छोटा वो भी हो सकता है, सूर्यताप का वितरण वो भी होता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न बना देगा और कई ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन तो ये भी है, सूर्यताप का वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। दिन की अवधि को भी बताता है घूर्णन से, पता है कि नहीं, तो ये देख लेना। कभी क्या करेगा, यही इसमें कोई एक प्रश्न बना देगा और ऑप्शन कई डाल देंगे, तो ये बीपीएससी करता है। चलो लिखो, हम बताएंगे ना अभी बताएंगे, चलो लिखो। चलिए इसको हम फिजिक्स के तरह समझिए, फिजिक्स के रूप में। कभी कभी ही पूछता है तो आप लोग फिजिक्स में नहीं पढ़े रहते, कहते हैं फिजिक्स में कहाँ से पूछ लिया, जरूरत रहता है भूगोल का प्रश्न, ठीक है ना, इसको समझना है। सूर्य तत्व का वितरण को प्रभावित करने वाला कारक हमने दिखाया था, उसी को डिफाइन कर तीसरा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या होता है। तो पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य के चारों परिक्रमण की समतल कक्षा से कोण बनाता है। सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर काटता है, या पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का किस कक्षा में चक्कर काटता है, समतल कक्षा से। जब समतल कक्षा से चक्कर काटता है पृथ्वी सूर्य का, तो कितना डिग्री पर कोण बनाता है, 66 डिग्री का कोण बनाता है, 66 डिग्री। तुम मुस्कुराई दे तो देख के, अरे मुस्कुराना उधर बाहर में जाकर मुस्कुरा लो पूरी, उसके बाद पता नहीं देख लेगा उसका, मुस्कुरा जाएगा। सूर्य चक्कर काटता है पृथ्वी का, या पृथ्वी काटती है सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का। समतल कक्षा से कोण बनाता है कौन, पृथ्वी। किसका कोण बनाता है, सूर्य का। किस कक्षा से, समतल कक्षा से, ध्यान रखना ऑप्शन में, समतल कक्षा से। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66 डिग्री का कोण बनाता है। तब परिणाम क्या होगा, जब 66 डिग्री का कोण बनाता है तो जो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो गोलोक का अक्षांश रेखा है ना, 0 डिग्री से उधर जाते हो फिर नीचे जाते हो, तो अक्षांश रेखा पर विभिन्न अक्षांश रेखा पर विभिन्न ताप होता है। यही कारण है कि विभिन्न अक्षांश 0 डिग्री पर कुछ होगा, 10 डिग्री पर कुछ होगा, 5 डिग्री पर कुछ होगा, 15 डिग्री अक्षांश रेखा पर कुछ होगा। इसका मूल कारण है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा समतल कक्ष के आधार पर और 66 डिग्री का कोण बनाना के परिणाम स्वरूप विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्य का ताप की मात्रा क्या होता है, प्रभावित करता है। सूर्य की ताप की मात्रा विभिन्न अक्षांशों पर प्रभावित होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसका मुख्य कारण है सूर्य के, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिक्रमण कर समतल कक्षा के आधार पे 66 डिग्री का क्या बनाना, कोण बनाना। क्लियर हो गया। अब आप सूर्य की किरणें का नति कोण का मतलब होता है झुका, ठीक है, नति कोण का मतलब झुका। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें का नति कोण किस पर निर्भर करता है, अक्षांश या देशांतर पर, किसी स्थान के अक्षांश पर, किसी स्थान के अक्षांश पर, देशांतर पर निर्भर नहीं करता, अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें का झुकाव उतना ही, क्लियर हो गया। अक्षांश जितना उच्च होगा तो ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें का झुकाव उतना कम होगा। अक्षांश जितना कम होगा विषुवत की ओर सूर्य की किरणें का झुकाव उतना ही अधिक होगा। उल्टा समझना है, कभी पढ़ाइए कुछ दिया उल्टा। अक्षांश जितना उच्च होगा तब ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें का झुकाव क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, कम होगा। और जब अक्षांश कम होगा, जितना कम होगा
तो विषुवत की ओर सूर्य का तुलने का झुकाव क्या होगा? अधिक होगा। सूर्य की किरणें क्या तक पड़ती है वहां पे, इसीलिए तिरछी पड़ती है। और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें खड़ा क्यों पड़ता है? क्योंकि अक्षांश कम होगा। सूर्य तप का अक्षांश वहां क्या हो जाता है? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें खड़ा क्यों पड़ता है? क्योंकि अक्षांश, सूर्य ताप का अक्षांश वहां क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए खड़ा पड़ता है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां पे सूर्य ताप का अक्षांश क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, इसलिए नतिकोण बन जाता है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? चलो, तिरछी किरणें अब आते हैं। तिरछी किरणें क्या है? वायुमंडल के अधिक गहराई से गुजरती है। तिरछी किरणें हमेशा वायुमंडल के गहराई से, जैसे इधर देखती हो, ठीक है, वायुमंडल तिरछी देखती हो कि सीधा देखती हो? तिरछी वायुमंडल के अधिक गहराई से गुजरता है। तिरछी किरणें वायुमंडल के मध्य से, कम गहराई से, अधिक गहराई से, न्यूनतम अंश से, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो वायुमंडल के अधिक गहराई से गुजरता है तिरछी किरणें। तब क्या परिणाम होगा? वायुमंडल के अधिक गहराई से जब तिरछी किरणें गुजरता है तो उसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र को क्या होता है? कम ऊर्जा प्राप्त होता है। तो पूछेगा पृथ्वी के प्रति इकाई को क्षेत्र को कम ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसका ऑप्शन में रहेगा वायुमंडल के अधिक गहराई से सूर्य की तिरछी किरणें का गुजरना, या वायुमंडल के अधिक गहराई से तिरछी किरणें का गुजरना। तो ऑप्शन ये रहेगा। ये प्रश्न देगा तो ऑप्शन ये, और ये प्रश्न देगा तो ऑप्शन। क्लियर हो गया ना? चलो, अधिक क्षेत्रफल में विस्तारित होता है क्या? तिरछी किरण। तिरछी तो अधिक है ना, खड़ा तो टॉर्च मारोगे तो ऐसे करोगे तो इतना अंश, और टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा कर दो, फैलता है ना। तो स्वाभाविक है कि तिरछी किरणें जब ऐसे मारोगे तो क्या होगा? वो गहराई, ऐसे कब बताता है? गहराई बताता है ना। तो गहराई होगा तो प्रति क्षेत्र को ऊर्जा नहीं कम प्राप्त होगा। और थोड़ा सा टॉर्च को तिरछा कर दो तो क्या होगा? फैल जाएगा। अधिक क्षेत्रफल में विस्तारित होता है तिरछी किरणें। ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा, कमी नहीं आएगा ऊर्जा का। अधिक क्षेत्र में विस्तारित होगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्रफल में विस्तारित होने से क्या परिणाम उत्पन्न होता है? तिरछी किरणें का अधिक क्षेत्रफल में विस्तार हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा? उत्पन्न होगा। तो अवशोषण क्या होगा? सूर्य ताप का अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा। सूर्य ताप का परिकिरण क्या होगा? और सूर्य ताप का विसरण। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? चलिए, हो गया। सूर्य ताप सर्वाधिक कहाँ? भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पर नहीं मार देना कि विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी भाग की जो पट्टी है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। हाँ, वहीं पे सूर्य का तापमान सर्वाधिक होता है भूमध्य रेखा पे। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य का किरणें सीधा पड़ता है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य ताप का अक्षांश निम्न होता है। क्लियर हो गया ना? इसलिए वर्षा भी भूमध्य रेखा क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। जनसंख्या, जब वर्षा अधिक होगा तो कृषि अधिक, जब कृषि होगा तो भरपेट खाएगा, तो जनसंख्या भी खूब होगा, विस्फोट की स्थिति आ जाएगी। फिर वहाँ वर्षा अधिक तो वन होगा, वर्षा अधिक तो जल भी होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो सूर्य का ताप सर्वाधिक कहाँ? भूमध्य रेखा का, न्यूनतम ध्रुवों पे। चलो देखो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, में दिन की अवधि में सूर्य ताप क्या होता है? गर्मी में अधिक और शीत ऋतु में कम। इसमें क्या पढ़ना? इसमें पढ़ने की जरूरत है?
अब आते हैं वायुमंडलीय की पारदर्शिता पारगमनता। सीधा समझो इसका कि इसका अर्थ क्या होता है वायुमंडलीय की पारदर्शिता में। यहाँ बताता है वायुमंडलीय पारदर्शिता का अर्थ होता है बादल रहित वायुमंडलीय दशा से। जिस वायुमंडल में बादल नहीं है क्या कहलाएगा? वायुमंडलीय की पारदर्शिता या पारगम्यता। ठीक है, अब सुनो। वायुमंडलीय ऊष्मा प्राप्त करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल शुरू से। परोक्ष का दूसरा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त करता है? पृथ्वी की धरातल से। यही यूपीएससी पिछले बार पूछा 69 में कि धरातल से। देखो वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जो सौर विकिरण का दीर्घ तरंग जब पृथ्वी पे आता है, वायुमंडल में आता है, तो वो छन जाता है। कैसे कैसे छनता है? वायुमंडल से, दूसरा धूल कण से, तीसरा बादल से रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में जाता है। कल बता रहे थे हीट जैसी पूछा था, शायद बना नहीं होगा आपको, बन गया था आप बनाते थे, तुम बनाए थे नहीं, यही पूछा था। ठीक है, तो कल तो भी समझाएं चित्र बना के, नहीं समझाए तो इसका मतलब कल नहीं पड़ेगी बस। चलो, सौर विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य वायुमंडल को अधिक क्या बनाता है? पारदर्शी बनाता है। लघु तरंग दैर्घ्य वायुमंडल को अधिक पारदर्शी बनाता है। लेकिन वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से, क्योंकि वहाँ से दीर्घ तरंग जो आता है तो रिफ्लेक्ट होके, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होता है? वायुमंडल से, दूसरा बादल से, तीसरा धूल कण से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है? अंतरिक्ष में जाता है ना। तो कल बताइए, एक प्रश्न पूछा था यहाँ से, कल भी बताएं चित्र से, नहीं बताएंगे वही तो था। सौर विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य, सौर विकिरण का लघु तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य नहीं, सौर विकिरण का लघु तरंग दैर्घ्य वायुमंडल को क्या करता है? अधिक पारदर्शी बनाता है। लेकिन दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय वातावरण को क्या करता है? गर्म करता है। वायुमंडलीय पारदर्शिता का मतलब बता ही दिए, बादल रहित वायुमंडलीय दशा से जलवाष्प सूक्ष्म तत्व को अवशोषित करता है। कौन? कल भी बताया, नहीं बताया? अवशोषित करता है, तो इससे क्या हो जाता है? सूर्य तत्व की मात्रा क्या हो जाएगा? कम नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण क्या क्या करता है? सूर्य उदय के समय लाल दिखता होगा, सूर्य के समय लाल दिखता है ना, देखी हो कि नहीं देखी हो? फोटो भेज देना लाल। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण सूर्य उदय के समय लाल दिखता है, क्यों? प्रकाश के परिकिरण के कारण। सूर्य जब अस्त होने लगेगा शाम को तो भी लालिमा आ जाती है, किस कारण? प्रकाश का। और आकाश का रंग नीला दिखता है, किस कारण? एक और कल कारण बताए थे, धूल का मात्रा, तो याद रखियो। अरे आकाश का रंग नीला दिखता है, दो कारण है, एक परिकिरण और दूसरा धूल का। लिख देगा आकाश का नीला रंग दिखना, ए प्रकाश का परिकिरण, बी धूल कण, सी कुछ और, डी कुछ और, ई इनमें से क्या मारोगे? ई में जाओगे कि क्या में जाओगे? ई में जाना, क्योंकि दो को होता है उसके लिए जिसका। चलो, ये तो बता ही दिए वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। सूर्य तक का अवशोषण कम होता है, सूर्य का तापमान का अवशोषण कम होता है। कहाँ कहाँ कम होता है? चिकनी सतह पर अवशोषण क्या होगा? कम। हल्का रंग में अवशोषण कम होता है। और सूर्य के विमुख ढाल, सूर्य के विमुख ढाल मतलब अब ये ढाल है और इधर सूर्य है, ये हुआ सूर्य का विमुख ढाल। ठीक है, और इधर सूर्य है और ये इधर ये हुआ सम्मुख, इसको सम्मुख कहते हैं, इधर विमुख हुआ। विमुख का मतलब होता है पीछे। क्लियर हो गया? तो सूर्य के विमुख ढाल में सूर्य का ताप का अवशोषण क्या होता है? कम होता है। सूर्य ताप का अवशोषण अधिक कहाँ होता है? अधिक खुरदरी सतह में, ऊपर खबर नहीं देखती हो, उसमें गाढ़ा रंग में
और सूर्य के सम्मुख ढाल में क्या होता है, सूर्य ताप का अवशोषण अधिक होता है। याद रखना, सूर्य ताप का अवशोषण अधिक कहाँ कहाँ होता है, खुरदरी सतह में, गाढ़ा रंग में और सूर्य के सम्मुख ढाल में। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए इसको, पढ़ लिया। जो सब लोग पढ़ता है वो पढ़ ली, जो सब लोग नहीं पढ़ता है वो पढ़ा रहे हैं, यानी अब वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। इतनी गर्मी। चलो आगे आओ। 5 स्थल विन्यास। स्थल विन्यास क्या है? स्थल सूर्य तक प्रभावित होता है स्थल पारूपों के परावर्तित गुणांक से। स्थल विन्यास भी वायुमंडलीय वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्थल विन्यास मतलब सूर्य तक प्रभावित होता है। आज शशि एकदम उदास है, क्यों? लगता पढ़ने मन नहीं लग रहा है शशि को। सूर्य तक प्रभावित होता है स्थल पारूपों के परावर्तित गुणांक से। चलो आ गया छठा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, इसका क्या परिणाम है आप समझो। पृथ्वी की सूर्य से दूरी हेडिंग है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। पृथ्वी जो घूमती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे सूर्य का क्या करता है, परिक्रमा करता है हमेशा। लघु वृत्ताकार भी ऑप्शन में देगा, ध्यान रखना है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, लघु वृत्ताकार कक्षा या दीर्घ। तो क्या परिणाम होता है जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है पृथ्वी सूर्य का, तो इसका परिणाम या प्रभाव क्या पड़ता है? पहला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, पहला परिणाम। दूसरा, 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। कितना निकट? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर आ जाता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। निकट पूछेगा किलोमीटर में, तो 14 करोड़ 70 लाख। तो 3 जनवरी को क्या कहलाएगा जब निकट आ जाएगा? तो उपसौर कहा जाता है। उपसौर जब कहा जाता है, इसका मतलब है कि इस समय पृथ्वी सबसे अधिक सूर्यताप निकट आएगा तो नहीं प्राप्त करेगा। अभी यहाँ है तो अधिक, फिर इतना तो कम करेगा ना। सिंपल समझो। 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक, जब यहाँ समझो इस समय पृथ्वी सबसे अधिक सूर्य तक प्राप्त करता है, लेकिन तापमान क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। सूर्य तप अधिक प्राप्त करता है लेकिन तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि निकट आ गया तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त कर रहा है तो तापमान अधिक होगा, नहीं। ठंडा दिन में देखती हो ठंडा रहता है कि गर्मी रहता है, ठंडा रहता है। तो ये ध्यान रखना 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, परंतु वायुमंडलीय तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम में। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर हो जाता है, मतलब 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो इसको क्या कहते हैं, अपसौर कहा जाता है। मतलब इस समय पृथ्वी सबसे कम सूर्यता प्राप्त करता है। कम सूर्यता प्राप्त करेगा परंतु तापमान क्या होगा वायुमंडलीय अधिक हो जाए, क्योंकि रिफ्लेक्ट, क्योंकि जब दूर हो जाता है तो वो किरणें जो है विस्तृत हो जाता है, हाँ सौर कलम की संख्या यहाँ तिरछा हो जाएगा और यहाँ ठीक है। सौर कलम की संख्या किसको कहते हैं, अभिप्राय। सौर कलम किसको कहते हैं, सूर्य में आप देखोगे गूगल पे तो धब्बा धब्बा काला जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं, सौर कलम। सूर्य की सतह पर उभरने वाले गहरे रंग के धब्बे को क्या कहेंगे, सौर कलम कहेंगे, धब्बा टाइप का। यह सूर्य के कहाँ बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में। अब ये पूछेगा, परिभाषा तो समझ गया कि सूर्य की सतह पर उभरने वाले गहरे रंग के धब्बे को क्या कहते हैं, सौर कलम कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। लेकिन सौर कलम सूर्य के किस सतह पर बनता है, चुंबकीय सतह पर बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में बनता है। यह 12 वर्ष पर बनता है सौर कलम का। समाप्त भी क्या होगा, 12 वर्ष में आएगा, 12 वर्ष इसको समाप्त होने में लगेगा, 12 वर्ष।
या 12 वर्ष पर बनता है एवं 12 वर्ष पर समाप्त होता है सौर कलंक। परिणाम क्या होगा? सौर कलंक को बनने से पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सौर कलंक बनेगा तो सूर्यताप की मात्रा में वृद्धि होगा या कम? वृद्धि। सूर्यताप में वृद्धि होता है सौर कलंक की संख्या में वृद्धि से। सौर कलंक की संख्या में कमी से क्या मारोगे? की संख्या वृद्धि से। इधर से भी समझना है, एग्जाम में कि एकदम टमटम जैसा ये लेना इधर से, तो इधर तक तो नहीं था, चलो नहीं होगा, दिमाग में बैठा के चलो लिखो। चलिए हम लोग देखते हैं अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं सौर विकिरण ही पढ़ा रहे हैं। तो समान परिचय हम लिखाएं सबसे पहले, लिखाएं ना, उसके ऊपर में एक करके सौर विकिरण या सूर्यताप लिख दो, तो ये पता चलेगा कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सौर विकिरण या सूर्यताप। क्लियर है ना? उसी में हमने पहला समान परिचय पढ़ाया, दूसरा क्या पढ़ाया? दूसरा पढ़ाया हमने आपको सूर्यताप का वितरण पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया सूर्यताप का वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, और चौथा वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। ये 4 भाग जो है सौर विकिरण या सूर्यताप का अंग है। लास्ट यानी सौर विकिरण या सूर्यताप का हम लास्ट चीज पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा वायुमंडल का तापमान एवं शीतलन। क्लियर है ना कि क्या पढ़ रहे हैं? यानी अभी हम यही पढ़ रहे हैं, उष्मा बजाकर तापमान नहीं पढ़े, अभी सौर विकिरण। तो समान परिचय जो लिखेंगे उसके पहले एक करके लिख दीजिए, सौर विकिरण या क्या सूर्यताप। क्लियर है ना? लिख दी हो, चलो ठीक है। तो उसका चौथा, पहला समान परिचय में समान जानकारी, दूसरा हमने सूर्यताप का वितरण, तीसरा सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, और चौथा वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। अब आइए पृथ्वी। सूर्य द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण को क्या करता है? पृथ्वी जो है सूर्य से लघु तरंग प्राप्त करता है। चित्र में बताए थे ना, लघु तरंग प्राप्त करता है, उसके बाद उसको किस रूप में निष्कासित करता है? यानी देखो, मान लीजिए कि ये सूर्य है, पहले समझो सूर्य है, इसको समझ लो चित्र में हुआ, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है वातावरण, क्या है? वायुमंडलीय वातावरण। यहां से जो निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग सौर विकिरण। तो ये सौर विकिरण जो है पृथ्वी प्राप्त करता है किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। ये हमेशा याद रखना। तो लघु तरंग के रूप में प्राप्त करता है पृथ्वी, इससे वायुमंडलीय वातावरण गर्म नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना, नहीं होता है। तो कैसे होता है? ये लघु तरंग पृथ्वी पे आया तब तो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से पृथ्वी निष्कासित करता है, कैसा? दीर्घ सौर दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। यहाँ से सूर्य से जो भी सौर विकिरण आता है, किरणें आता है, कैसे किस रूप में आता है? लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर। तो इससे वायुमंडलीय वातावरण गर्म नहीं होता, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होता है, निष्कासित होता है किस रूप में? दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। तो इससे क्या होता है? वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये पीपीएससी पिछले बार 68 में पूछा था। तो वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है लघु तरंग के रूप में या दीर्घ तरंग विकिरण से? तो दीर्घ तरंग विकिरण जो है, जो वायुमंडलीय गर्म होता है, दीर्घ तरंग विकिरण सूर्य से निकलता है या पृथ्वी से निष्कासित होता है? पृथ्वी से निष्कासित होता है। सौर विकिरण जो है पृथ्वी प्राप्त करता है सौर विकिरण को किस रूप में? दीर्घ तरंग या लघु तरंग के रूप में? लघु तरंग के रूप में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब गलत नहीं होगा। चलो मास्टर है, पृथ्वी के धरातल पर आप समझो, पृथ्वी के धरातल पर
सौर लघु तरंग हमेशा बोल रहे हैं कि सभी धरातल पर सूर्य लघु तरंग आएगा। पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगे में क्या करती है? परिणत करती है। ये दीर्घ तरंग विकिरण को ही क्या कहते हैं? दूसरा नाम पार्थिव तरंग विकिरण। क्लियर हुआ? पार्थिव तरंग विकिरण ऑप्शन में रहे तो समझ जाना कि दीर्घ तरंग है। दीर्घ तरंग या पार्थिव ऊर्जा तरंग जो है एक ही। क्लियर हो गया? पूरी दिया? हाँ ठीक। पृथ्वी के द्वारा सर्जित विकिरणों के अवशोषण। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का सर्जित विकिरण मतलब सूर्य का विकिरण। सूर्य का विकिरण यानी वैसा विकिरण सूर्य का लघु तरंग के रूप में पृथ्वी के द्वारा सौर यानी सूर्य का विकिरण किस रूप में अवशोषण करता है? अवशोषण किस रूप में करता है? लघु या दीर्घ? हम जब पूछ रहे हैं वो बता। पृथ्वी जो है सूर्य से सर्जित विकिरण किस रूप में प्राप्त करता है? लघु। और निष्कासन किस रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। तो प्राप्त और निष्कासित करने में किसकी किसकी भूमिका होती है? नंबर 1 चलन या संचालन, संवहन, विकिरण और अभिभावन। अब ये चलन, संचालन, संवहन, विकिरण, अभिभावन क्या है? हम चारों जानेंगे। 4 को है ना? 1 2 4 को ये चारों क्या है जानेंगे तभी बनेगा आगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल का तापमान वितरण के अंतर्गत 5 चीज़ें बताए थे कि उसका सौर विकिरण का अवशोषण एवं निष्कासन 4 तत्व पर निर्भर करता है। पहला तत्व है चालन या संचालन। चालन या संचालन किसको कहते हैं? अभिप्राय। जब वो समान ताप वाली 2 वस्तु है, 2 वस्तु है, ये मान लीजिए एक ये है, एक क्या बोलते हैं स्पेस और एक मोबाइल, दोनों वो समान ताप है। मतलब इसमें 50 डिग्री हो सकता है, इसका 100 डिग्री, वो समान ताप हो गया। 2 वो समान ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के क्या आता है? संपर्क में आता है। ठीक है? संपर्क में आती है तब क्या होगा? उष्मा का प्रभाव होगा। जैसे संपर्क में आएगा तो उष्मा का प्रभाव। आप देखते होंगे कि किसी को बुखार लगन है, ठीक है, तो उसमें से छूता है, बुखारों लगन से छूता है तो उसका भी हाथ गर्म होने लगता है, होता है? देखे कभी? हाँ, तब यानी तुमको कैसे पता चलता है किसको बुखार है? क्योंकि उसका जो शरीर गर्म है, तुम जब इसको इससे पकड़ते हो तो उष्मा का संचार होता है। तो उष्मा का जो संचार हुआ वही बताता है कि उसको बुखार लगन है। क्लियर हुआ ना? सबसे अच्छा तरीका है बुखार मापने है, जो हाथ पकड़ के से मापते हो। तब जब वो समान ताप वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। किधर? अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु। जिसको बुखार लगल है, जिसको नहीं बुखार लगल है, तो जिसको बुखार लगल है वहाँ से उष्मा ताप का संचार किसमें होगा? तापमान का। हाँ, उष्मा प्रभाव किसमें होगा? जिसको बुखार नहीं लगल। अब तब तक ये संचार होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। तो सबसे आसान तरीका है किसी को बुखार खत्म करने का पकड़ ले लो, ठीक है? बुखार खत्म हो जाएगा बेचारा का, क्या पता कि तुमको एक समान जैसा ना हो जाए, ठीक है? तो कहता है उष्मा का प्रभाव तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुएं का तापमान एक जैसा नहीं हो जाए। इसको क्या कहते हैं? चालन या संचालन। इसका सुंदर उदाहरण क्या है? चालन विधि से उष्मा का आदान प्रदान वायुमंडल के निचली परत में होता है। पूछेगा कि वायुमंडल के निचली परत में उष्मा का आदान प्रदान होता है। ए चालन या संचालन, बी संवहन, सी क्या है? विकिरण, डी अभिवाहन। तो क्या मारोगे? क्लियर हो गया? अब आओ संवहन। संवहन किसको कहते हैं? इसका अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा। किसको कहते हैं? पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु क्या हो जाता है?
जो वायु है पृथ्वी के जब संपर्क में आता है तो वायु गर्म हो जाता है। वायु क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होकर वह वायु धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ऐसे लंबवत, ठीक है। धाराओं के रूप में क्या होता है? लंबवत उठती है। तब क्या होता है? वायुमंडल में ताप का संचरण स्वाभाविक है, वायुमंडल में ताप का संचरण होता है। तब क्या कहलाता है? वो वायुमंडल के लंबवत तापमान, ये जो लंबवत तापमान है की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाता है। ए, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु का गर्म होना। बी, धाराओं के रूप में ताप का संचरण होना। सी, वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया। डी, कुछ और तो क्या मारोगे? वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया संवहन कहलाता है। ये लंबवत तापमान की प्रक्रिया कैसे बनता है? तो पहला, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर लंबवत के रूप में उड़ती है। जब लंबवत के रूप में उड़ती है तो वायुमंडल में ताप का क्या हो जाता है? संचरण हो जाता है। ये तीनों क्रियाएं क्या कहलाती है? वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया। और लंबवत तापमान की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अब तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। उदाहरण विधि। संवहन द्वारा क्या क्या होता है? संवहन द्वारा क्या क्या होता है? पहला, वायुमंडल का गर्म होना में किसकी भूमिका है? संवहन, चालन, अभिभावन या निष्कासन? संवहन। दूसरा, वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होने में भूमिका। वायुमंडल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, इसमें किसकी भूमिका? संवहन का। चालन और परिचालन का नहीं, संवहन का। तीसरा, संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल कहाँ पे होता है? पूछेगा, क्षोभ मंडल में ऊर्जा सीमित होती है या हस्तांतरित होती है? किस कारण से? चालन या संचालन या संवहन? संवहन से। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किसमें होता है? गैस और तरल पदार्थ में। तरल मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। लस्सी खाई हो, तरल पदार्थ है लस्सी। लस्सी, दही सब तरल पदार्थ है, ठीक है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण गैस और एवं तरल पदार्थ में होता है। क्यों होता है? तो यहाँ केमिस्ट्री वाला चीज भी याद रख लो। क्योंकि उनके अणुओं यानी गैस और तरल के जो अणु है के बीच बंधन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्लियर है ना? पूछेगा कि संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण गैस एवं तरल पदार्थों में होता है। ए, अणुओं के बंधन कमजोर हो जाना। बी, अणुओं के बंधन मजबूत हो जाना। सी, अणु बंधन नहीं बनना। डी, कुछ और दे देगा, क्या मारोगे? अणुओं के बीच बंधन कमजोर हो जाना। क्लियर हो गया ना? अगला, संवहन की प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होता है। संवहन की प्रक्रिया सिर्फ गैस और तरल में होता है, ठोस में नहीं। ठोस है, तुम भी ठोस हो। आ गया वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन में भूमिका। वायुमंडल ये ऊष्मा संतुलन में किसकी भूमिका होता है? चालन, परिचालन या संवहन? संवहन का। वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन में संवहन की भूमिका होती है। चलो लिखो। चलिए, विकिरण मतलब विकिरण, पार्थिव विकिरण ही पढ़ रहे हैं लोग। विकिरण, सीधा विकिरण। अभिप्राय विकिरण किसको कहते हैं? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा क्या करना? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार करके क्या कर देना? गर्म कर देना। किसी पदार्थ को, ये पदार्थ है, इसमें ऊष्मा का ठंडा, ये पदार्थ है, ये ठंडा, इसमें हम ऊष्मा संचार किए तो ये गर्म हो गया। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विकिरण। क्लियर हो गया? विकिरण से कहते हैं कोई ठंडा पदार्थ है, उसमें ऊष्मा संचार के द्वारा हम गर्म कर देंगे तो वो विकिरण कहलाएगा, ठीक है। ठंडे पदार्थ में ऊष्मा संचरण द्वारा गर्म करने की प्रक्रिया विकिरण कहलाता है। एक शब्द में हो गया, आ गया। तो विकिरण में पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण एक ही हुआ। पार्थिव विकिरण को ही दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण या तरंग दैर्घ्य विकिरण से सूर्य की किरणें से गर्म होता है। क्या गर्म होता है? पृथ्वी और दोनों गर्म होता है। पृथ्वी और वायुमंडल दोनों गर्म होता है।
वायुमंडल गर्म होता है, विकिरण से दो प्रकार से वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी भी हम बताएंगे, समझ लेना यहाँ पे। पहले सीधा समझो कि पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंग से या सूर्य की किरणें से, एक ही बात का, सूर्य की किरणें से मतलब पार्थिव विकिरण, सूर्य की किरणें से में इन पार्थिव विकिरण है, गर्म होता है दो चीजें, पृथ्वी और तो पृथ्वी गर्म होता है तो कैसे? और वायुमंडल गर्म होता है, अब क्लियर हुआ? सूर्य के विकिरण से दो चीज गर्म होता है, एक पृथ्वी गर्म होता है और एक वायुमंडल। तो वायुमंडल गर्म होता है लघु तरंग से, सरिताप जिसको कहते हैं, ये सॉरी पृथ्वी नहीं डर रहता है, और वायुमंडल यानी वातावरण गर्म होता है रिफ्लेक्ट होकर, बताया था नहीं, पृथ्वी सतह से गर्म होकर दीर्घ में बदल जाता है। चलो अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण अवशोषित होता है किसके द्वारा? वायुमंडलीय गैस के द्वारा अवशोषित होता है। पूछेगा कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण अवशोषित होता है, ऑप्शन में है वायुमंडलीय गैस, तो वायुमंडलीय गैस मारोगे, वो ऑप्शन में नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस है, ये मारोगे। दोनों है इनमें से एक से अधिक, और ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मारोगे। क्लियर हो गया ना? यानी दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण अवशोषित होता है वायुमंडलीय गैस से। वायुमंडलीय गैस में बहुत सा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नियॉन है, बहुत है, लेकिन उसमें सिर्फ दो से ही अवशोषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और, क्लियर हो गया ना? याद रखना। अब पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी पे आता है, वही आता है ना? पृथ्वी गर्म होता है दीर्घ तरंग या लघु तरंग, क्योंकि सीधे आता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, लघु तरंग गर्म करता है। फिर पृथ्वी स्वयं, जब पृथ्वी पर लघु तरंग आता है तो पृथ्वी एक पिंड बन जाता है, ठीक है? पृथ्वी स्वयं विकिरण क्या बन जाता है? पिंड बन जाता है। और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में क्या करता है? पहले ही बताए थे, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये गर्म होगा लघु तरंग, क्योंकि यहाँ लघु तरंग आया तो लघु तरंग आया तो पृथ्वी क्या बन जाता है? स्वयं विकिरण का क्या बन जाता है? विकिरण का पिंड बन जाता है, स्वयं विकिरण का पिंड। और ये स्वयं जब विकिरण का पिंड बनता है तो फिर ये क्या करता है? निष्कासन करता है, कैसा? दीर्घ तरंग विकिरण। तब इससे क्या होता है? वायुमंडल क्या हो जाएगा? याद हो जाना चाहिए, इतना बता दिया। वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में क्या हो जाता है? ऊर्जा विकिरण हो जाता है। फाइनली यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है, यानी वायुमंडल को गर्म करता है, एक शब्द में। अब वायुमंडल गर्म कैसे होता है? पृथ्वी गर्म हो गया, अब वायुमंडल गर्म। वायुमंडल का केवल निचली परत गर्म होता है विकिरण से निचली परत। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग वायुमंडल से डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी को आया और पृथ्वी से फिर कहाँ गया? तो इनडायरेक्ट न हुआ। पूछेगा कि सूर्य से वायुमंडल गर्म होता है प्रतस्थता, और प्रतस्थता क्या मारोगे? इनडायरेक्ट, क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट गर्म होता है पृथ्वी, वायुमंडल नहीं। गर्म सूर्य के विकिरण से दोनों गर्म होता है, पृथ्वी भी होता है, वायुमंडल में भी होता है, लेकिन पृथ्वी डायरेक्ट होता है लघु तरंग के रूप में, और वायुमंडल इनडायरेक्ट होता है दीर्घ तरंग के रूप में। दीर्घ तरंग का उत्सर्जन कैसे होता है? जब सूर्य से पृथ्वी पर लघु तरंग आता है तो रिफ्लेक्ट एक पिंड बन जाता है, स्वयं पृथ्वी विकिरण का पिंड बन जाता है और रिफ्लेक्ट होके दीर्घ तरंग बन, तब वायुमंडल गर्म होता है। समझ में आ गया? समझा क्या? विधि या उदाहरण, यानी विकिरण का क्या उदाहरण है? तो विकिरण के कारण ताप की स्थिति, साफ रात क्या होता है? ठंडा, और मेघीय रात। इसकी तुलना में
पूछेगा विकर्ण के कारण मेघीय रात की तुलना में साफ रात क्या होगा? ठंडा होगा। और साफ रात की तुलना में मेघीय रात गर्म होगा। किस कारण से? विकर्ण से ही ना। अरे विकर्ण से ही, ठीक है। विकर्ण के कारण ही मेघीय रात की तुलना में साफ रात ठंडा होता है, या साफ रात की तुलना में मेघीय रात गर्म होता है, ये विकर्ण के कारण। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये भी बीपीएससी पूछा हुआ है। चलिए देखिए, कोई भी बोलता है कि हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब वो सुत रहा है, हम ये मानते हैं। कहता है कि अच्छे से नहीं हो रहा, तो मतलब बढ़िया से वो सोया नहीं है, सोना चाहता है। इसका क्या था प्रिपरेशन यार? हमको तो अब तक नहीं समझ में आया। बस बहाना करके अच्छे से नहीं हो रहा, जैसे सरिया भी बोलती है, अभी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सर, करती हूँ। तब कब तक चलेगा ये सब बहानाबाजी? अभी वाहन किसको कहते हैं? वायु का क्षैतिज चलना। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। वायु चल रहा है कैसे? वायु का प्रवाह और ताप का क्षैतिज। जब वायु चल रहा है तो ताप भी कैसे चलेगा? क्षैतिज ही चलेगा। ताप, तो दोनों को मिला के क्या कहलाएगा? अभिवहन कहलाएगा। वायु जब क्षैतिज चलेगा, तापो तो क्षैतिज, वायु क्योंकि अपने साथ ताप को भी ले जाता है ना। हाँ ठीक है। उदाहरण ये विधि अभिवहन का क्या उदाहरण है? मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम, दैनिक मतलब मौसम मतलब कोई दिन उतार चढ़ाव नहीं, दैनिक मतलब होता है समान। तो मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं किस कारण से? अभिवहन। दूसरा, गर्म वायु राशियां द्वारा ठंडे क्षेत्र की वायु राशियां को गर्म किया जाना। गल्फ स्ट्रीम वाला नाम सुने हैं ना? वायु राशियां मतलब जलधारा, महासागरीय जलधारा। कौन? पेरू तट पे आता है ना गर्म वाला। कौन उसको? कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। कौन जलधारा के ठंडा गर्म है और उस क्षेत्र में जाता है तो ठंडा का, उसको भी ठंडा को भी गर्म कर देता है। हाँ, पेलुवियम। ठीक है। तो गर्म वायु राशि द्वारा ठंडे क्षेत्र की वायु राशियां को गर्म कर देना। हम उसमें पढ़ाएं, जलधारा में पढ़ाएं कि कौन सा जलधारा है जो गर्म है और ठंडे क्षेत्र में जाता है महासागर में तो गर्म कर देता है। तो किस कारण से वो गर्म करता है? गर्म जलधारा ठंडे जलधारा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ठंडे जलधारा को भी गर्म कर देता है। किस कारण? अभिवहन। क्योंकि उष्मा का क्या होता है? और ताप का संचार होता है। उष्मा का संचार निम्न अक्षांश से हमेशा किस ओर आ जाता है? उच्च अक्षांश की ओर। उष्मा का संचार समुद्री धाराएं द्वारा उष्णकटिबंधीय से किधर जाता है? ध्रुव की ओर। उष्मा का संचार समुद्री धाराएं द्वारा उष्णकटिबंध से ध्रुव की ओर। उष्णकटिबंधीय प्रदेश मतलब भारत का उदाहरण लो, पश्चिमोत्तर एवं उत्तर भारत में लू चलना क्या कारण है? जो लू चलता है पश्चिमोत्तर भारत में, यानी राजस्थान क्षेत्र, बिहार और उत्तर भारत में लू क्यों चलता है? अभिवहन का उदाहरण। तो ये था आपका सौर विकिरण, उष्मा बजट एवं तापमान, जो तीनों हेडिंग लिखे हैं उसमें सौर विकिरण का जितने आयाम है हमने आपको पढ़ा के क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, निश्चित तौर पे बनेगा, क्योंकि 69 में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और नहीं पढ़िएगा तो फिर वही बात है, जैसे सोनाली एग्जाम से निकली तब पूछे कितना बना, बोली कि 75 भी बना पाए। कुछ ऐसा प्रश्न था जो हमको आता ही नहीं था, पढ़े नहीं थे। स्वाभाविक है,
ये सब चीज़ नहीं पढ़िएगा तो बनेगा ही नहीं। उसमें 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का ऐसा है जो समान भूगोल का, जिसको आपको कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है पढ़ना ही होगा। और इस बार जो आप लोग दे रहे हैं एग्जाम, जितने भी यूट्यूब पर भी देखेंगे जितने लोग, तो कम से कम कितना टच करना है, 130 से कम नहीं, मैथ छोड़ के 130, मैथ छोड़ के 130 टच करना है, टच। और गलत इसमें होना चाहिए कितना, 25। गलत कितना होना चाहिए, 25। तो 25 में कितना ना क्या है, 1/3 है, 4 है, 4 है ना, मान लेते हैं 7 नंबर, हाँ 7 नंबर मान लेते हैं। तो 7 नंबर गया, 25 में पहले हुआ 105 यानी 104, सॉरी 104 में 7 नंबर चल गया, 105 में 7 नंबर गया, कितना हुआ, 98। और मैथ 10 गो में सही कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 5, 98 5 103 होना चाहिए। 25 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये आपको तैयारी अब ये करना है कि हमको कम से कम गलत हो, हम अधिक से अधिक सही करें। ये तैयारी के चक्कर में आप रहते हैं, इसीलिए नहीं बनता। तैयारी आपका होना चाहिए। अब पहले जो प्रारंभिक तैयारी होता है विद्यार्थी का, जब तैयारी करना स्टार्ट करता है, जैसे ये लोग हैं, ये लोग, तो ये लोग का रणनीति होगा कि हम अधिक से अधिक सही करें। और जो पढ़ लिया, जिसको सब कुछ पता है, समझ विकसित है विषय का, सब कुछ जानता है, उसकी रणनीति होना चाहिए कि हमसे कम गलत हो। तो जैसे आपको पता है कि बजट से प्रश्न आता है, आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आता है, तो हमको डाटा कम से कम गलत हो। आपको पता है कि गरीबी से प्रश्न आता है, आपको पता है कि लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग से प्रश्न पूछे जाते हैं, बैंकिंग से पूछे जाते हैं, समितियां से पूछे जाते हैं, विपणन भंडार न्यूनतम समर्थन मूल्य से पूछे जाते हैं। जब आपको पता है तो अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको उस अनुसार पढ़ना है, मतलब कम गलत नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। क्लियर हो गया? तो आज का क्लास में सौर विकिरण यानी सूर्यताप समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम क्या बताएंगे, ऊष्मा बजट एवं तापमान दोनों अलग, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।